हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पहले इतना कुछ कवर कर लिया है। मैंने तुम लोग को बोला था एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसी रीडिंग मार लेना क्योंकि तुमको पता है एडवांटेजेस नोन हो गए होंगे अभी तक। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तुम लोगों को नाम दिए हुए हैं, जस्ट नामकरण संस्कार है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, कर ही लेना, लगे हाथ, ज्यादा नहीं है, 24 ही है। 24 एक सीक्वेंस में तुम लोग एक पेज में लिख के रख लो और अपने स्टडी टेबल में सामने चिपका लो। आते जाते अभी 15-20 दिन का समय बचा है तुम्हारे एग्जाम को, ऑलमोस्ट 25 दिन मान के चलो, ऊपर ऊपर मोटा मोटा, ठीक है। तो आते जाते देखते रहो और याद करते रहो इसको, ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाई चांस एमसीक्यू में आ जाए। कॉस्ट अकाउंट ये जैसे बोल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये है 6 नंबर। तो ऐसे करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब एमसीक्यू पैटर्न है, कॉस्ट शीट आने नहीं वाला है, तो कॉस्ट शीट के बदले क्या आने वाला है एमसीक्यू में हमको आइडिया नहीं। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बुक में दिया है तो कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, 2 होता है कैपेसिटी डिटरमिनेशन, 3 होता है ओवरहेड, 4 होता है कैप्टिव कंजम्पशन, 5 होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 6 मटेरियल कॉस्ट, 7 एम्प्लॉइज कॉस्ट, 8 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, 9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और तुम लोग सोच रहे हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली गाइडलाइंस है जिससे तुम लोग कॉस्टिंग करते हो, जो तुम लोग इंटर में करोगे। इंटर में तुम कॉस्टिंग का पूरा पूरा पढ़ोगे, कंटेंट पूरा, सॉल्विंग पोर्शन, न्यूमेरिकल्स भरे पड़े रहेंगे वहां पर, वहां तुम लोग सीखोगे। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इंटर में बिल्कुल भी कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्योरी नहीं रहेगी, पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। 11th एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 13 है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट, 4th है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 16 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 17 है कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, 18 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 19 है जॉइंट कॉस्ट, 20 है रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, 21 है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, 22 है मैन्युफैक्चरिंग, 23 है ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट और 24 है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। तो इतने तुम्हारे 24 जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, तो देखो अब मैं इसके लिए एक ट्रिक बना दिया हूं। अब ट्रिक वियर्डो सी है, पर क्या करें, सीक्वेंस में याद रखने के लिए ऐसे ही करना पड़ा। सीक्वेंस ब्रेक कर सकते तो और अच्छी बना सकते थे। तो देखो ऐसे बोलना, देखो यहां पर लिखवाता हूं मैं, सी डी ओ सी, सी डी ओ सी। तो पहले बोलो सी डी ओ सी, सी डी ओ सी, सी डी ओ सी, ठीक है, सी डी ओ सी, ठीक है। एम ई, ए एम ई, एम ई यूज करेगी, यूज करेगी ताकि वो, यूज करेगी ताकि वो पैकिंग और, ताकि वो पैकिंग का खर्चा बचा सके, ताकि वो पैकिंग का खर्चा बचा सके, ताकि वो पैकिंग का खर्चा बचा सके, डायरेक्टली एडमिन एंड रिपेयर्स कॉस्ट में फोकस करके, फोकस करके, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट में फोकस करके। इससे ISSE, इससे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम होगा और सेलिंग ज्यादा होगी, और सेलिंग ज्यादा होगी। तो बेसिकली देखो जितने भी हिंदी वर्ड्स है वो तुमको क्लियर इग्नोर मार देने, ये स्टोरी याद करो और हिंदी वर्ड्स को क्लियर इग्नोर मार दो। तो सी डी ओ सी, सी डी ओ सी, तो मैं फुल फॉर्म बताते रहता हूँ। सी से कॉस्ट, डी से डिटर्मिनेशन, ओ से ओवरहेड, सी से कंजम्पशन, सी डी ओ सी। एम ई, ए से एवरेज, एम से मटेरियल, ई से एम्प्लॉय। एम ई यूज करेगी, तो करेगी को काट दोगे, करेगी को काट दोगे, हिंदी वर्ड है। यूज, यूज से हो जाएगा यूटिलिटी, यूज से हो जाएगा यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब भी होता है क्या, क्या वो करना, हमारे काम में आना। तो यूज करेगी, ठीक है, जिससे वो पैकिंग का खर्चा बचा सकती है। तो उसमें से पैकिंग उठाना है, बाकी पूरा हिंदी वर्ड है तो उसको काट दोगे। और उससे डायरेक्टली एडमिन और रिपेयर्स का खर्चा बचेगा। तो डायरेक्टली इंग्लिश वर्ड है, एडमिन, एडमिन क्या बोलते हैं इंग्लिश वर्ड है, रिपेयर्स इंग्लिश वर्ड है, कॉस्ट इंग्लिश वर्ड है, तो कॉस्ट सेंटर, ठीक है। और बाकी हिंदी वाले वर्ड्स तुमको काटते जाने हैं, ठीक है। यही इसका फायदा है ऐसे ट्रिक बनाने का, ठीक है। फोकस करेगी, अब ये देखो यहाँ पर कॉस्ट में फोकस करेगी, तो फोकस करेगी से कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इससे, इससे पॉल्यूशन, इससे कट जाएगा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम होगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने सारे हिंदी वर्ड कॉस्ट में, एक काम करो फोकस को हटा के ध्यान दे पाएगी लिख दो, ताकि वो भी हिंदी हो जाए, ध्यान दे पाएगी। तो ये भी हिंदी में हो गया। तो आप फाइनली तुम्हारे जितने भी इंग्लिश वर्ड है वो यहाँ तुम्हारे इसी सीक्वेंस में तुमको बोलना है,
तो 1 से 15 तक याद हो गए, तो 1 से 15 तक दूसरा है। अब मैं आगे 16 से लेकर 24 तक दूसरा बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि 16 से 24 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन, इतना सब में कॉमन है। इसके बाद का मैं बता रहा हूं, इसमें लिखना अब है एमोर्टाइजेशन का, अब है, ठीक है, अब है एफडी करवाया, एफडी करवाया, एफडी करवाया जॉइंटली, एफडी करवाया जॉइंटली, जिससे जिससे उसे रॉयल्टी मिली, रॉयल्टी मिली क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, के लिए। देखो तुम लोग को अभी इसका महत्व नहीं समझ में आएगा, ये सब ट्रिक बनाने का। तुम लोग इंटर में जाओगे ना, जब रटने वाला पोर्शन आ जाएगा बहुत सारा, तब समझ में आएगा कि ये सब ट्रिक बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी वियर्ड रहेगी, जितनी अजीबो गरीब एकदम क्रीपी रहेगी, उतना ज्यादा याद रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। जिससे उसका ओवरबर्डन ट्रीटमेंट हुआ, जिससे उसका ओवरबर्डन ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। तो देखो अब है एमोर्टाइजेशन, एफडी करवाया, तो एफडी से देखो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल चार्जेस, डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। मैं तुम लोग को सबका एक एक वर्ड करा दे रहा हूं ताकि एक वर्ड याद करो तो तुम लोग को पूरा स्टैंडर्ड याद आ जाए, ठीक है। एक वर्ड जॉइंट कॉस्ट, जॉइंटली, ठीक है। रॉयल्टी का, रॉयल्टी, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ओवरबर्डन ट्रीटमेंट। तो ये दो स्टोरी से तुम लोगों को सीक्वेंस में, पूरा सीक्वेंस में 24 याद हो जाएगा, पूरा 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी सीक्वेंस में याद हो जाएगा। तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को ये स्टोरी बस 2-3-4 बार रिकॉल कर लेनी है, जो स्टोरी में बनाया हूं अभी, ठीक है। और सुर में बोलना ना, CDOC, CDOC सुर में बोलना, स्टोरी रिकॉल करना और फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं रटने से अच्छा उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि भूल जाओगे, है ना। तुम लोग ये समझ जाओगे। और मैं बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं, एग्जाम बेटा MCQ है, MCQ एग्जाम में मतलब तुम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम या तो नीचे दिया रहेगा या तो ऊपर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो तुम लोग अगर एक एक वर्ड जो मैं बताया वो भी याद कर लो तो भी बात बन सकती है, समझे? लॉजिक, लॉजिक समझे? मैं जो एक एक वर्ड भी बता दिया, पूरा पूरा स्टैंडर्ड भी याद करने की जरूरत नहीं, वो एक एक वर्ड भी याद करो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड याद कर लो तो बेटर है, क्योंकि इंटर में जाके तो करना ही है याद, इंटर में जाके सीक्वेंस याद करना ही, तो अभी से ही क्यों ना कर ले, है ना। इतना अच्छा ट्रिक है तो कर लो, ठीक है। ट्रिक पसंद आई तो लाइक ठोक देना बिल्कुल वीडियो को। चलो अब नेक्स्ट, कॉस्टिंग एंड एड टू मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज डिजायरेबल टू हैव ब्रीफ डिस्कशन ऑन दीस टॉपिक्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये कॉस्टिंग जो है एड टू मैनेजमेंट यहाँ क्यों लिखा है, सिंपल सी बात है। कॉस्टिंग जो है मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है, इतना सपोर्ट करती है कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट वगैरह बना के मैनेजमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट करती है कि मैनेजमेंट उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो देखो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, that is looking ahead and deciding in advance what to do, how to do and when to do and who is going to do this. In planning, management concerned with laying down objective and determining the course of action to be followed out of the several alternative available to achieve those objectives. Thus planning is concerned with future activity and formulate budget to meet the objective of the organization. तो प्लानिंग का मतलब हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू इज डन, व्हेन इट इज डन एंड हु इज गोइंग टू डू दिस, है ना। तो हम लोग प्लानिंग का डेफिनेशन पहले से ही पढ़ के आए हैं, तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है प्लानिंग मुझे समझाने की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिंस मैनेजमेंट हैव टू टेक make a choice of one course of action but out of the several alternative course of action available it involve decision making। बोल रहा है हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं और मैनेजमेंट को उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना रहता है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। और डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, कॉस्टिंग से करेंगे, जिसमें सबसे कम कॉस्ट और सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वही हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। और रैशनल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डिसीजंस में रिलेटेड टू वेरियस प्रॉब्लम लाइक फिक्सेशन ऑफ प्राइस, whether or not price should be reduced for increased level for sales, ठीक है। whether a change in production should be followed, whether or not factory should be operated at full capacity, determine the most profitable level of production, whether to make or buy a spare part। मतलब इतनी सारी देखो यहाँ पूरी भरी पड़ी है, मतलब जितने भी क्रूशियल डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, फुल कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, सारी चीजें कॉस्टिंग के बेसिस पे होती है और ये सब डिसीजन मेकिंग के आते हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब हम लोग पढ़ के आए हैं, तो कंट्रोलिंग में नहीं बताऊंगा। और जो बच्चे कॉस्टिंग का वीडियो देख रहे हो स्पेशली, तो मैं बोल रहा हूं जाओ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग वाला वीडियो ढूंढो, वहां पर कंट्रोलिंग के बारे में डेप्थ चर्चा हुई है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, और अगर कोई डेविएशन आ रहा है, कोई अगर कमी बेसी हो रही है तो उसको करेक्टिव एक्शन लेके करेक्ट करना, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यही सब लिखा है। और कॉस्टिंग इसमें कैसे यूज हो सकता है मैं बता दिया हूं। कॉस्टिंग हमको एक स्टेटमेंट, एक बजटेड चीज बना के दे देता है, उसके साथ हम एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग इस चीज में हेल्प करता है। तो कॉस्टिंग इज द एड टू मैनेजमेंट। व्हाई? क्योंकि कॉस्टिंग प्लानिंग हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, हर जगह यूज में आता है मैनेजमेंट के, ठीक है।
अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग सर मैनेजमेंट द फॉलोइंग बेस। तो पहला क्लासिफिकेशन सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहली बात, जो भी कॉस्ट होगा उसका क्लासिफिकेशन करेगा, वेदर इट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, वेरिएबल, फिक्स, वो करेगा और सब डिवीजन करेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब में सब डिवीजन करेगा। तो एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम मैनेजमेंट को हर चीज अलग अलग करके दिखाता है, ताकि मैनेजमेंट डायरेक्टली उस जगह पे फोकस कर सके जिस जगह की वजह से कॉस्ट बढ़ा हुआ है। हो सकता है पूरे पूरे फैक्ट्री में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कारण कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, तो सिर्फ एडमिन को करेक्टिव एक्शन लेगा। तो सब डिवीजन होने से ये एडवांटेज होता है, ठीक है। इट enables measure the efficiency, maintain, improve, unprofitable activities are disclosed and steps can be taken to make and improve in those actions। देखिए अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज इससे पता चल जाएगी और हम लोग एक्शन ले लेंगे उसके अगेंस्ट उसको ठीक करने के लिए। कॉस्ट कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कॉस्ट। तो बोल रहा है कॉस्टिंग किसमें हेल्प करता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के कॉस्ट को कम करने, क्योंकि मानो या ना मानो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का ही होता है, ठीक है। ऑल एफिशिएंट क्लर्क इज प्रोवाइडेड ऑन स्टोर्स एंड मटेरियल, स्टोर्स लेजर एंड मटेरियल abstract are maintained which provide an effective check on the stores and material used the business। एक मिनट, हाँ तो देखो मैं बोल रहा था कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, कि पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने कोई फायदा नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट बेसिस फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू अगर इसमें एमसीक्यू भी थ्योरेटिकल आ रहा है तो वो भी हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के बेस पे टिक टिक करना पड़ेगा। लॉ तो है नहीं जो एकदम एग्जैक्ट एक वर्ड से पूरा स्टेटमेंट को घुमा दे, ठीक है। तो देखो an efficient check is provided on stores and material, stores ledger and material abstract are maintained which provide an effective check on the stores material use। तो बोल रहा है कि इफेक्टिव चेक होना चाहिए आपके स्टोर्स में। स्टोर्स कौन सा होता है, वो डिपार्टमेंट होता है जहां पर तुम्हारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होता है, वहां पर इफेक्टिव चेक होना चाहिए, कब रॉ मटेरियल आया, कब रॉ मटेरियल गया, किस रेट से परचेज हुआ, किस रेट में सेल हुआ, कितना रॉ मटेरियल इशू हुआ, ये सब में इफेक्टिव चेक होना चाहिए। प्लस लेबर्स में इफेक्टिव चेक होना चाहिए, लेबर की एफिशिएंसी कब हाई है, कब डाउन है, कितना आइडियल टाइम है। व्हाट डू मीन बाय आइडियल टाइम भैया, आइडियल टाइम मतलब कितने देर लेबर लोग वर्किंग आवर में होने के बावजूद बिना काम के बैठे हुए उस टाइम काम नहीं कर रहे, तो दैट इज आइडियल टाइम। तो नॉर्मल आइडियल टाइम तो चलता है, पर अब नॉर्मल आइडियल टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करना, ठीक है। लॉस इनकर्ड बाय आइडियल टाइम और इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच लॉसेस कैन बी मिनिमाइज। और ये कैसे पता चलेगा, जॉब कार्ड से। जॉब कार्ड हमको दिखाता है कि कितना आइडियल टाइम है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि क्या आपको चीजें दिखाता है, कैसे पता चलेगा कि आपका आइडियल टाइम क्या है, तो जॉब कार्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रीमियम प्लान्स लेके आए हाल से, रोवन में तुम लोगों को बताया था ये जनरली यूज होने वाले प्रीमियम प्लान से। ये प्रीमियम प्लान से एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करना। प्रीमियम प्लान बेसिकली उन लोगों को एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोनस दिया जाता है, तो वो सब दे के उन लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है। और आइडियल टाइम शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। बोल रहा है आइडियल टाइम को जितना कम हो सके उतना कम रखना। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इन कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, फिक्स, वेरिएबल, हेल्थ द कंट्रोल ओवरहेड। बोल रहा है प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना, फिक्स, वेरिएबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल हम लोगों को ओवरहेड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो यस, बिजनेस पॉलिसी बनाने में भी एक कॉस्ट सिस्टम को हेल्प करना चाहिए। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, गुड कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम हमको बिजनेस पॉलिसीज या प्लान्स इंप्लीमेंटेशन करने में भी हेल्प करना चाहिए। तो देखो it helps the management to take vital decisions such as introduction of new products, selection of most profitable product, utilization of spare capability, exploration of additional market, whether to make or to buy problem। make और buy मतलब कि हम बनाए या हम खरीद के बेचे। make और buy मतलब होता है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें तो सस्ता पड़ेगा या खरीद के बेचे तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। लिमिटिंग फैक्ट्री, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट मतलब अभी जो एसेट है उसका रिप्लेसमेंट कर देना। अप्रेजल ऑफ प्रपोज इन्वेस्टमेंट टू मीट एक्सपेंशन प्रोग्राम, और फाइनली कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह की प्लानिंग करना है। ये सब में कॉस्टिंग सिस्टम, एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम मैनेजमेंट की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है बजटिंग। तो बजटिंग मतलब क्या होता है, बजटिंग मतलब एस्टिमेट्स होता है। तो देखो इट प्रोवाइड द यूज ऑफ बजट्स एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू एनेबल मैनेजमेंट टू करेक्ट इनएफिशिएंसी बिफोर दे आर एंटर इनटू बिजनेस। तो बोल रहा है बजट के बेसिस में इनएफिशिएंसी बिजनेस में आए उसके पहले ही रोक दो, बिजनेस में आने के पहले ही रोक दो, ठीक है। तो ये बजट के थ्रू होता है, तो ये कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर होना चाहिए। टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टूल फॉर हेल्पिंग मैनेजर आर बजट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो बजट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट दो ऐसे टूल्स है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कोई प्रॉब्लम आने के पहले ही हम उसको रोक दे। बाकी ये सब जो हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है वो सब तुम एक बार रीड जरूर मार लेना, ठीक है। मैंने तो रीडिंग मार ली, मेरा पेपर तो है नहीं, मैंने तो रीडिंग मार ली है, पर अब तुम्हारी बारी है रीडिंग मारने की, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, ठीक है। चलो देखो स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी नेक्स्ट है। तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स एस्टिमेट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर मैनेजमेंट एफिशिएंसी, एक्चुअल आर कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड।
तो हम लोगों को एफिशिएंसी पता चलती है कितनी ज्यादा है कितनी कम है, अगर कम है तो हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे उसे ठीक करने के लिए। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, रिलायबल डेटा ऑफ मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, मैक्सिमम आउटपुट को और कॉस्ट को मिनिमम करने में हेल्प करता है। देखो हमारे पास मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स का पूरा डेटा है रहता है, कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग और उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितना भी कॉस्ट है वो कम से कम लगे और प्रॉफिट उससे ज्यादा। सिंपल सी बात है, कॉस्ट जितना कम लगेगा प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। वेस्ट एलिमिनेटेड, efficiency increase and the loss occasioned by reduced turnover, falling prices may be avoided। तो बोल रहा है प्राइस कम होने से या फिर क्या बोलते हैं माहौल सीजन चेंज होने से ये सब जो लॉसेज होते हैं उसको भी रिकवर करने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर देता है, एफिशिएंसी को ओवरऑल बढ़ाता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, अब देखो प्लानिंग, बजटिंग और कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ये सब मैनेजमेंट का काम रहता है और मैनेजमेंट ये सब के लिए अभी हम लोग पढ़ के आए हैं प्लानिंग, बजटिंग और कंट्रोल्स, ठीक है। तो वही चीज यहाँ फिर से लिखिए कि इसमें भी एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम हेल्प करना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट में बड़ा रोल प्ले करना चाहिए जिससे कि एरर और फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हो चुका है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके, और हो चुका है उसको पता लगा सके और नहीं हुआ है तो प्रिवेंट कर सके, तो उसमें हेल्प करना चाहिए कॉस्ट ऑडिट में। कॉस्ट ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मैं फिर से नहीं बोलूंगा डेफिनेशन, ठीक है। तो एरर और फ्रॉड को रोकने में मदद करनी चाहिए एक इफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। स्पेशल फैक्टर लाइक ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, सीजनल वेरिएशन इन वॉल्यूम, कॉस्ट, आइडियल टाइम, आइडियल कैपेसिटी ऑफ मशीन, ये सब चीजों को चेक करके ये सब चीजों के जो लॉस होते हैं उसको कम करने में भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प करना चाहिए, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन, फिक्स द रेम्यूनरेटिव सेलिंग प्राइस ऑफ द वेरियस आइटम्स और गुड्स इन द सर्कमस्टेंसेस। तो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं उससे हमको पता चल जाता है कि गुड का मार्केट में हम सेलिंग प्राइस कितना रखें जिससे हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट भी हो जाए और हमारा कॉस्टिंग का जो कॉस्ट है वो भी रिकवर हो जाए, ठीक है। तो वो चीज हेल्प करने में हमको हेल्प करना चाहिए ये, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस करने में हेल्प करना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और फाइनली अगर हमको कोई एक्सपेंशन करना है तो उसका एस्टिमेट बना के देना कि एक्सपेंशन करना है कितना कॉस्ट लगेगा, प्रॉफिट क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एक्सपेंशन के, ये सब चीजें भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमको सर्व करना चाहिए। तो ये मेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हाईलाइट किया, तो तुम भी अपनी कॉपी में यही चीज हाईलाइट करना, बुक में यही चीज हाईलाइट करना। नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है सितंबर वालों के लिए, और दिसंबर वाले हो या फिर नेक्स्ट ईयर वाले हो तब तो फिर बना लो नोट्स, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, पर रीड पूरा मारना है। मैं बोल रहा हूँ मस्ट डू, रीड कंपलसरी है पूरा मारना, क्योंकि भाई हम लोगों को आता है, हम पढ़ा रहे हैं इतने टाइम से, तो हमारे सामने पेपर रख देंगे बिना प्रिपरेशन के भी हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। पर तुम लोग अभी नया नया पढ़ रहे हो तो तुमको 2-3-4 बार पढ़ना पड़ता है चीजों को, तो रीडिंग पूरा मारना जरूरी है। आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सुटेबल टू द बिजनेस। सबसे पहली बात, कॉस्टिंग सिस्टम भाई बिजनेस पे डिपेंड करता है। कैसे? ये देखो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आई विल शो यू गाइस। ये देखो, शुगर इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग, टॉय मेकिंग बैच कॉस्टिंग, स्टील सीमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग, बायफेकल मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, स्टील एंड सीमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग, एयरक्राफ्ट मल्टीपल, प्रिंटिंग जॉब, हॉस्पिटल सर्विस कॉस्टिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सब क्या है भैया? ये सब कॉस्टिंग के टाइप्स हैं। क्या है ये? कॉस्टिंग के टाइप्स है। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग कॉस्टिंग के वो लगते हैं भैया। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? अभी पढ़ेंगे क्या? नहीं, तुमको इंटर में पढ़ना है ये सब, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, बस तुमको याद कर लेना है कि कौन से टाइप के बिजनेस में कैसी कैसी टाइप की कॉस्टिंग्स लगती है, ठीक है। टू सूटेबल टू द बिजनेस, तो भाई बिजनेस के नेचर को, कंडीशन को, रिक्वायरमेंट को और साइज को सूट करना चाहिए। दूसरा, सिंप्लिसिटी, सिंपल सिस्टम होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा टेक्निकलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ताकि लेमैन्स को भी ये बातें समझ में आ जाए और फोरमैन्स को भी। तो सिंपल और प्लेन होना चाहिए, अंडरस्टूड के लिए होना चाहिए, एक एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और राइट टाइम राइट प्लेस में राइट पर्सन के पास सही तरीके से इसको इंप्लीमेंटेशन करने का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को भी हम चेंज करते रहें, ठीक है। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। इकोनॉमिकल, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। भाई कॉस्टिंग सिस्टम लगाने में इतना खर्चा हो जाए कि जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाए तो क्या फायदा कॉस्टिंग सिस्टम लगाने का? तो कॉस्टिंग सिस्टम इकोनॉमिकल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग सारे फैक्ट्स और फिगर्स को आपस में कंपेयर कर सके, क्योंकि हमको उसी कंपैरिजन के बेसिस में मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, तो वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट डिजायर्ड टाइम। भाई जब इंफॉर्मेशन चाहिए तब वो डिसीजन हम लोगों को, तब वो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मैं बोलूं अब मेरे को डिसीजन मेकिंग करना है, भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आ गया, मेरे को अब डिसीजन मेकिंग करना है, तो मेरे को तुरंत कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड लाके दो, तुरंत कंप्यूटर में अवेलेबल होना चाहिए। देखो, सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन सो दैट हेल्पफुल टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग, सुटेबल एक्शन, पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल,
ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। एग्जिस्टिंग सेटअप जो अभी जो फर्म के अंदर जो एग्जिस्टिंग सेटअप चल रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होने के पहले, उस पर ज्यादा चेंजेस ना हो, ज्यादा इफेक्ट ना हो, नहीं तो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो वो चीज ना हो। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, मतलब जितने भी टाइप के फॉर्म होते हैं उनका क्वालिटी, साइज, पेपर वेपर सब सेम होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जितने भी फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी चीजें, फॉर्म वो फिलअप करने वाला ना। ठीक है। और अगर आप कलर यूज कर सकते हो, अगर आपको अलग अलग टाइप के फॉर्म्स को अलग अलग दिखाना है, तो रेड कलर का फॉर्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ब्लू कलर का फॉर्म, तो ऐसे फॉर्म्स के कलर यूज कर सकते हो दिखाने के लिए। और शुड कंटेन इंस्ट्रक्शन एज टू यूज एंड डिस्पोजल, और प्रिंटेड फॉर्म के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कैसे इसको यूज करना है, फिर इसको डिस्पोज करना है। ठीक है। मिनिमम क्लरिकल वर्क कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर ज्यादा टेक्निकल और क्लरिकल वर्क डाल दिए तो कॉस्टिंग सिस्टम एफिशिएंसी लैग कर जाएगा। ठीक है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लिफो फीफो मेथड लगाना है, ईओक्यू लगाना है। ठीक है। ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। एडिक्वेट वेज प्रोसीजर, तो वेज प्रोसीजर जो मतलब वेज पेमेंट का होता है, हालसे, रोबन, गैंट टास्क, टेलर, कौन सा लेना है, वो सब सिस्टम तुम लोग इंटर में पढ़ोगे। ठीक है। पर वो एक एडिक्वेट सिस्टम सिलेक्ट करना, वो भी एक आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, कि कैसा वेज पेमेंट का मेथड होना चाहिए डिफरेंट जॉब्स के लिए, वेज शीट कैसी बननी चाहिए, रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंड बाय वर्कर, ये सब। ठीक है। वेल डिफाइंड वेज सिस्टम टू हेल्प द, तो और वेल डिफाइंड वेज सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट ऑफ लेबर को। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, तो कलेक्शन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन ऑर्डर टू एसर्टेन द कॉस्ट एक्यूरेटली। तो डिपार्टमेंटल वाइज जो भी कॉस्ट है उसका एलोकेशन, एब्सॉर्प्शन जो भी हुआ है वो सब डेटा हमारे पास होना चाहिए, ताकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी कॉस्टिंग हो रहा है वो हमको समझ में आ सके, और डिसीजन मेकिंग भी उसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट में एक्शन लिया जाएगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट नॉन टच रहेंगे, उनको हम टच भी नहीं करेंगे, ताकि बाकी लोगों की एफिशिएंसी डाउन ना हो परचेज के कारण। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो कोशिश करेंगे कि अलाइन कर सके कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सब होता है। तो कोशिश करेंगे दोनों को अलाइन करने की, कोशिश करेंगे दोनों को साथ में लाने की। ठीक है। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, द सिस्टम शुड बी सो डिवाइस्ड दैट द टू सेट ऑफ अकाउंटिंग आर केपेबल ऑफ इजी रिकंसिलिएशन। ठीक है। और अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, बाई चांस अगर हम लोग साथ में लोग नहीं ला पाए, तो कम से कम एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे अगर ये दोनों अलग अलग भी चल रहे तो भी आपस में आसानी से रिकंसाइल हो सके। रिकंसाइल मतलब करेक्शन हो सके, जो दोनों के बीच में डेविएशन रहते हैं उनके बीच में करेक्शन हो सके, ऐसा इजी सिस्टम इंप्लीमेंट करो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो शुरू से चल रहा रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग नया नया है इस परिवार में, है ना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना चाहिए। ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ठीक है। द कॉस्ट अकाउंटेंट शुड हैव एक्सेस टू ऑल वर्क्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है। तो दीज आर द सब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वी कैन से ऑफ अ आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मैं पहले भी बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय नेचर मटेरियल लेबर ओवरहेड, बाय फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल, बाय डिग्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बाय चेंजिंग एक्टिविटी फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल, बाय कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, बाय नॉर्मलिटी नॉर्मल एबनॉर्मल, बाय रिलेशनशिप कैपिटल और रेवेन्यू, बाय टाइम हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड, और अकॉर्डिंग टू प्लान बजटेड और स्टैंडर्ड, एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और पीरियड। ठीक है। मैनेजरियल डिसीजन में मार्जिनल, आउट ऑफ पॉकेट, डिफरेंशियल, संक, इंप्यूटेड अपॉर्चुनिटी और क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मैं सब कुछ बता देता हूं तुम लोग को यहीं पर, फिर तुम लोग रीडिंग मार लोगे। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जो मटेरियल परचेस करने का से रिलेटेड होता है। लेबर कॉस्ट जो लेबर पेमेंट से रिलेटेड होता है। और एक्सपेंसेस मतलब यहां पर बात करना चाह रहा है खर्चों की जो तुम लोगों के प्रोडक्शन में होंगे, तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक रेंट ऑफ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री। ठीक है। तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है। बाय फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा होता है, प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा होता है वो कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग। और एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में जो खर्चा होता है वो तुम्हारे कमर्शियल कॉस्ट होते हैं। डायरेक्ट खर्चा जो तुम प्रोडक्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक प्रोडक्ट में तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। भैया समझ में नहीं आया बताओ। तो मैं बोला ये कैलकुलेटर बना रहे हो कैलकुलेटर का ये जो पिछला हिस्सा है वो एक आता है 5 रुपए का। तो एक कैलकुलेटर में ये जो पिछला हिस्सा था वो कितना लगा, 5 रुपए, है ना। तो ये डायरेक्टली ये जो प्रोडक्ट था, ये जो मटेरियल था वो डायरेक्टली मैंने काउंट कर लिया प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। अब एक बात बताओ, ये जो कैलकुलेटर बन रहा था, 2 आदमी बैठ के इस कैलकुलेटर की मशीन को चलाए थे, 10,000 कैलकुलेटर बन के निकले, पर उन 2 आदमी की जो सैलरी है वो 50,000 है, मान लो 25,000 50,000 सैलरी है। तो एक बात बताओ, उनकी
एक कैलकुलेटर बनाने में कितनी सैलरी लगी ये मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं आसानी से। हाँ भैया कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि 10,000 कैलकुलेटर बनाया हो, डिवाइड बाय 50,000 कर दो तो एक कैलकुलेटर का वेजेस आ जाएगा। मैं बोला हाँ ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, दिस इज एन ऑप्शन, पर आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज। अच्छा ठीक है चलो वो चीज हटा दो, चलिए ये चीज तुम लोग बोले, ये बताओ तुम लोग, रेंट 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 लगा, ठीक है, वो फैक्ट्री के अंदर जो रेंट पे किया वो रेंट लगा। तो एक बात बताओ, उस एक कैलकुलेटर का रेंट बता सकते हो, एक कैलकुलेटर के ऊपर कितना रेंट लगा महीने का? नहीं बता सकते ना, तो दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कैन नॉट एलोकेबल ऑन पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट बेसिस। अब जैसे तुम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तुम लोगों को मैं अपनी फैक्ट्री में बुलाया कॉस्टिंग करने के लिए, तुम लोगों को मैं 1 लाख रुपए की पेमेंट दिया कंसल्टेंसी फीस, तो वो 1 लाख रुपए मेरे एक कैलकुलेटर का कितना हुआ कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। तो वही कैन नॉट एलोकेबल ऑन पर यूनिट बेसिस, पर दिस कैन बी एलोकेबल ऑन पर यूनिट बेसिस। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट तुम पर यूनिट बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट बेस में एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? कैन नॉट वेरी डायरेक्टली विथ द लेवल ऑफ आउटपुट, विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ऐसा खर्चा जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के कम ज्यादा होने से चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेंट, तुम 10,000 बनाओ, तुम 5,000 बनाओ, तुम 1 लाख यूनिट बनाओ, फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही रहेगा ना महीने का, तो दैट इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, डायरेक्टली विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ऐसा खर्चा जो वेरी करेगा इससे, लेवल ऑफ आउटपुट से, लाइक वेरिएबल कॉस्ट, ये जो मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं इसका जो पीछे वाला हिस्सा मैं मंगा रहा हूं, तो जितने कैलकुलेटर बनाऊंगा उतना ये मंगाना पड़ेगा मेरे को। मैं 10,000 बनाऊंगा, मेरे को 10,000 मंगाना पड़ेगा, 20,000 बनाऊंगा, मेरे को 20,000 मंगाना पड़ेगा, 50,000 बनाऊंगा, 50,000 मंगाना पड़ेगा मेरे को ये प्रोडक्ट, ये फाइबर है ना। तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये वेरी करता है डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरी मतलब होता है चेंज, वेरी मतलब होता है चेंज, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एक मिक्सचर होता है फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो मैं तुम लोगों को दे सकता हूं वो है कमीशन। कैसे? अब जैसे मान लो एक कमीशनर वाली पार्टी है, वो मेरे को बोला भाई मैं तेरे को सस्ते में प्रोडक्ट दिलाऊंगा, 10,000 यूनिट का तू प्रोडक्ट खरीदेगा तो मेरे को 10% कमीशन तेरे को देना पड़ेगा, लेकिन 10,000 के ऊपर खरीदा तो 12% देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तक 10,000 यूनिट तक, इंटरवल ऑफ टाइम नहीं सॉरी, 10,000 यूनिट तक उसका कमीशन 10% ही था। चाहे मैं 5,000 खरीदूं, चाहे मैं 8,000 खरीदूं, चाहे मैं 10,000 खरीदूं, उसको मैं उसको कितना कमीशन दूंगा? 10% का। लेकिन 10,100 यूनिट अगर मैं खरीद लिया तो मेरे को अब उसको कितना कमीशन देना पड़ेगा? 12%। तो एक लिमिट तक वो फिक्स रहता है, पर उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है, तो दैट इज सेमी वेरिएबल। ठीक है, इसमें एग्जांपल तो कमीशन ही लिख लेना। कंट्रोलेबल कॉस्ट जो मेरे हाथ में है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होते हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, पर नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। नॉर्मल कॉस्ट जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में होते हैं, ड्यू कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में होते हैं। लाइक जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे को पहले से पता है मेरी 100 यूनिट तो वेस्ट होगी होगी, हमेशा की बात है, नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मली होता है। कंसाइनमेंट में भी पढ़े थे नॉर्मल लॉस, नॉर्मली होता है, दैट इज नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो आग लग गई फैक्ट्री में, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, तो वो सब की वजह से हो, जो कि मैं पहले से मेरे को नहीं पता था कि अरे ये लॉस भी हो सकता है क्या, जो मैं कंट्रोल कर सकता था, जो मेरे हाथ में था, जो मैं कंट्रोल कर सकता था, वो होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसलिए नॉर्मल लॉस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय गुड यूनिट्स, बट एबनॉर्मल लॉस कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते गुड यूनिट्स, इसी वजह से। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? जो एसेट वेसेट परचेस करने में खर्चा करते हैं। रेवेन्यू लॉस जो डे टू डे का खर्चा होता है, डे टू डे का खर्चा होता है वो रेवेन्यू होता है, जबकि कैपिटल क्या होता है? एसेट वेसेट परचेस। बाय टाइम हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कि हो चुका, जो खर्चा हो चुका वो क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और जो मैंने एस्टिमेट किया, जो मैंने एस्टिमेट किया वो कौन सा खर्चा है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जो मैंने एस्टिमेट किया रे इतना हो सकता है तो वो प्री डिटरमाइंड है, और जो हो चुका है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, बजटेड कॉस्ट जो मैं एस्टिमेट करता हूं, जो मैं प्री डिटरमाइंड और बजटेड सेम थिंग है ना, जो मैं एस्टिमेट करता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो मैं इस बजट के बेस पे एक स्टैंडर्ड सेट करता हूं, इस बजट के बेस में जो मैं एक स्टैंडर्ड सेट करता हूं वो होता है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, और पीरियड कॉस्ट जो टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, टाइम पीरियड लाइक सैलरी फॉर 1 मंथ, रेंट फॉर 1 मंथ, ठीक है, तो वो पीरियड से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास 11th वाली डेफिनेशन तुम लोग को याद है, एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, और ये जो है वो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर मारता है और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि भाई जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, फैक्ट्री की रेंट नहीं बढ़ती। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? सिर्फ रॉ मटेरियल से बढ़ता है, लेबर से बढ़ता है, ठीक है। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, जो कॉस्ट में इंक्रीज होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब जो तुम पेमेंट करोगे आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर्स मतलब जो फैक्ट्री के बाहरी लोगों को तुम पेमेंट करोगे तो वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? अगर तुम प्रोडक्शन का कोई मेथड वगैरह चेंज कर रहे हो, प्रोडक्शन करने का कोई मेथड वगैरह चेंज कर रहे हो, तो उस वजह से तुम्हारी कॉस्ट कम या ज्यादा होती है, तो उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। वेदर इट में बी इंक्रीमेंटल अगर कॉस्ट बढ़ गया तो, और डिक्रीमेंटल अगर कॉस्ट कम हो गया तो दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है? ऐसा खर्चा जो तुम्हारा हो गया और अब रिकवर नहीं होगा, हो गया और अब रिकवर नहीं होगा, नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन यही है, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड नाउ एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन फ्यूचर, लाइक रेंट। रेंट पे कर दियो तुम लोग तो अब उसको रिकवर नहीं कर सकते, रेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जिसमें एक्चुअल पेमेंट नहीं होती, एक्चुअल पेमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी ये सब जो आईपैड यूज होता है, लैपटॉप यूज होता है, कैमरा यूज होता है, पूरा रेंट यूज होता है इस रूम का, सब कुछ कंसीडर कर लेता हूं, एवरीथिंग आई कंसीडर, ठीक है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं। लेकिन मैं जो खुद पढ़ा रहा हूं, जो खुद की मेहनत कर रहा हूं, वो मैं कैसे कंसीडर करूंगा? उसी को इंप्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। बताओ मैं अपने आप को ऐसे सैलरी दूंगा क्या? एले बेटा तेरी इस महीने की सैलरी रख अपने पास, एले अपनी इस महीने की सैलरी रख हार्दिक अपने पास, नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इंप्यूटेड कॉस्ट है, वो मेरा प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाता है, तो दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट, पर मैं उसकी अकाउंटिंग जरूर करता हूं, भले मैं उसको एक्चुअल पेमेंट इंक्लूड नहीं करता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, विच इज फॉरगॉन, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब पता है ना कि जब हम लोग पहला ऑप्शन ले लेते हैं और उसके वजह से हम दूसरे और तीसरे ऑप्शन को या आने वाले ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मेरे पास जैसे पहला ऑप्शन था 50,000 और दूसरा ऑप्शन था 40,000, तो मैंने 50,000 वाले ऑप्शन को चूज किया, तो उसके लिए मैंने 40,000 को रिजेक्ट किया ना, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच आई फॉरगॉन। क्यों? क्योंकि मैंने 50,000 लिया, मैंने 40,000 को छोड़ दिया। नेक्स्ट लास्ट आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आप कोई ऐसा एसेट या कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा प्लांट खरीद रहे हो जो सिमिलर नेचर का था, जो सिमिलर नेचर का था पुराने वाले से, तो तुम उसको देके उसके बदले नया ले रहे हो, तो वो जो तुम रिप्लेस करवा रहे हो उस पे जो तुमको कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट भी बोला जाता है इसलिए इसको, ठीक है। तो ये सारे मैंने कॉस्ट के तुम लोग को मीनिंग बताया एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। तुमको क्या करना है? तुमको इसको रीड मारना है। किसको रीड मारना है? ये देखो यहाँ पर सबका डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो बाय नेचर, बाय फंक्शन, कुछ तो खुद से करोगे, बाय डिग्री, ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या दिया है? आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट का कहां दिया है? इसमें एग्जाम्पल दे दिया है। हाँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट कन्वेंशनली कैन नॉट बी कन्वेंशनली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। तो देखिए बस यही डिफरेंस है, ये तुम लोग को मेजर चीजें मैं बता दिया हूं कि डायरेक्ट कॉस्ट तुम पर यूनिट बेसिस में आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट बेसिस। तो ऐसे ही तुम लोगों को शॉर्ट में मैंने बताया है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, विच कैन नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये देखो कहां है? रिमेन फिक्स्ड इन टोटल विद एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बोल रहा है ये फिक्स्ड ही रहता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। अच्छा यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट के कुछ टाइप्स दिए हैं, ये भी मैं पढ़ा दूं। कमिटेड कॉस्ट, these costs are the result of the inevitable consequences of commitment previously made or are incurred to maintain the certain facility cannot be quickly eliminated. The management has little or no discretion in such type of cost, example rent, insurance, depreciation, building equipment etc. तो बोल रहा है ऐसे कॉस्ट जिसके लिए हमने पहले कमिटमेंट कर दिया और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमने क्या के लिए कमिटमेंट कर दिया? रेंट हम देंगे, फैक्ट्री का कमिटमेंट है, इंश्योरेंस हम देंगे, कमिटमेंट है, डेप्रिसिएशन हम मशीनरी में चार्ज करेंगे, कमिटमेंट है,
ठीक है, कोई बिल्डिंग इक्विपमेंट परचेस किए थे उसके लिए हमको पेमेंट करना है, कमिटमेंट है। तो ऐसा चीज जिसके लिए हमने पहले कमिटमेंट कर दिया और हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, आगे हमको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट, पॉलिसी कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन सम मैनेजर पॉलिसी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, हाउसिंग एक्सेट्रा। तो बोल रहा है कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट होता है उसको हम पॉलिसी कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल दिया, एग्जीक्यूटिव और हाउसिंग आर ऑफन डिस्क्रिशनरी, मैनेज कॉस्ट आर इनकर्ड टू इंश्योर द ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एग्जांपल स्टाफ सर्विस। ठीक है, तो स्टाफ सर्विस के लिए जो खर्चा करते हैं उसको मैनेजमेंट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, these costs are not related to operation but are controlled by the management, but can be controlled by the management. These costs arise from some policy decision, new research etc. and can be eliminated or reduced by to a desirable level at the discretion of the management. तो बोल रहा है ऐसा कॉस्ट जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट जो खर्चा करती है किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर, और मैनेजमेंट चाहे तो इन चीजों को एलिमिनेट कर सकती है डिजायरेबल लेवल तक, डिजायरेबल लेवल तक इस कॉस्ट को कम करवा सकती है क्योंकि मैनेजमेंट पे डिपेंड है। Step cost, such costs are constant for a given level of output and then increase by a fixed amount at a higher level of output. बोल रहा है ऐसा कॉस्ट जो एक लेवल तक फिक्स रहेगा, फिर एकदम से कुछ थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर फिक्स रहेगा, फिर ऊपर हुआ, फिर थोड़ा सा फिक्स रहेगा, तो दैट इज स्टेप कॉस्ट। मतलब सीढ़ी एक लेवल तक फिक्स रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर फिक्स रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, दैट इज स्टेप कॉस्ट। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। देन वेरिएबल कॉस्ट, देखो वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, partially fixed, partially variable, semi variable cost. Controllable cost, influenced by the action of a specified member or undertaking. ठीक है, uncontrollable cost cannot be influenced by action of a specified member. ठीक है, फिर उसके बाद normal cost, normally incurred at the level of output in the condition of level of production normally attained. Not normally incurred, ठीक है, abnormal cost। फिर उसके बाद आ गया by time, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम तो तुम लोग को पता है, परचेजिंग एन एसेट, कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, और ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बाय टाइम हिस्टोरिकल कॉस्ट, एसर्टेन आफ्टर बीइंग इनकर्ड, खर्चा होने के बाद। ठीक है, और दे आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट, दे कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट एविडेंस, दे आर मोस्टली ऑब्जेक्टिव बिकॉज दे रिलेट टू हैपनिंग विच हैव ऑलरेडी टेक प्लेस। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रीडिटरमाइंड एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। ठीक है, historical predetermined costs are not mutually exclusive but they work together in the accounting system of organization। बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते पर फिर भी अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इट इज बेटर टू ले डाउन सो एज टू कंपैरिजन। बोल रहा है स्टैंडर्ड ले डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर सके एक्चुअल के साथ, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों होना जरूरी है, तो प्रीडिटरमाइंड और हिस्टोरिकल दोनों होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद बजटेड कॉस्ट हमने बात किया, एस्टिमेटेड। ठीक है, different phases of business operations such as manufacturing, administrative, sales, research, development etc. coordinated is a well convinced framework for a period of time in future। ठीक है, which subsequently become the written expression of managerial targets to be achieved। ठीक है, तो वही बोल रहा है बजटेड कॉस्ट जिसमें हम लोग बजट बनाते हैं सबका, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो एडमिनिस्ट्रेटिव हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट आर ट्रांसलेटेड इन एक्चुअल ऑपरेशन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो वही मैं बोला था बजट कॉस्ट एक्चुअल ऑपरेशन में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, so the Chartered Institute of Management Accountant London defines standard cost as a predetermined cost based on the technical estimates of material, labor, overheads of the selected period of time for a prescribed set of the working condition। तो देखो यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होता है, किस पे बेस्ड होता है, एस्टिमेट्स में, और एस्टिमेट क्या होते हैं, बजट होते हैं। ठीक है, तो बजट पे बेस्ड होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, the standard cost is determination in advance of production what should be the cost। तो budgeted और standard cost are similar to each other to the extent that they both of them are represent estimated for cost of a period of time in future। in spite of this they differ in the following aspects। तो बोल रहा है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं क्योंकि दोनों एस्टिमेशन ही होते हैं, बट कुछ एस्पेक्ट्स में ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आर साइंटिफिकली प्रीडिटरमाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बोल रहा है, साइंटिफिकली प्रीडिटरमाइंड होता है, जबकि बजटेड कॉस्ट आर नियरली एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। तो बेसिकली बजटेड कॉस्ट जो होता है वो फोरकास्टिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, साइंटिफिकली बनाया जाता है। ठीक है, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ बजट कॉस्ट इज द प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट वेयरएज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंट्रोल। ठीक है, तो बोल रहा है बजटेड जो होता है वो प्लानिंग के लिए यूज होता है बाय मैनेजमेंट, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट के लिए यूज होता है। बजटेड कॉस्ट आर एक्सटेंसिवली whereas standard costs are intensively in their application। बोल रहा है बजटेड कॉस्ट एक्सटेंसिव इंप्लीमेंटेशन होता है, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटेंसिवली इंप्लीमेंटेशन होता है। बजटेड कॉस्ट आर रिप्रेजेंट अ मैक्रो अप्रोच ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बिकॉज दे आर एस्टिमेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट
कॉन्ट्रेरी टू दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंसर्न विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। बोल रहा है बजटेड कॉस्ट पूरे बिजनेस के लिए एक ग्रॉस बताता है, ग्रॉस एस्टिमेशन बताता है, मैक्रो लेवल पे बताता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ईच लेवल को, ईच सब डिवीजन को अलग अलग बताता है। तो दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटेड कॉस्टिंग में डिफरेंस है। मेरे को लगता है कि अगर मैं ये नहीं पढ़ा होता तो पक्का तुम लोग डाउट पूछते कि भैया स्टैंडर्ड और बजटेड में डिफरेंस क्या हुआ, तो दैट मेक्स सम डिफरेंस, ठीक है। और प्रोडक्ट कॉस्ट विच इज ट्रेसेबल फॉर द प्रोडक्ट, पीरियड कॉस्ट विच इज बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, और इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से इन्फ्लुएंस बाय बोथ प्रोडक्ट और पीरियड, ठीक है। नेट इनकम ऑफ कंसर्न इज इन्फ्लुएंस, प्रोडक्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डू नॉट अफेक्ट इनकम टिल इट इज सोल्ड। बोला प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होता है और तब तक कुछ इफेक्ट नहीं डालता है इसमें जब तक कि वो सोल्ड ना हो जाए। पीरियड कॉस्ट आर चार्ज टू द पीरियड इन विच दीज आर इनकर, और पीरियड कॉस्ट उस पीरियड में चार्ज होता है जिस पीरियड में इनकर हुआ रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें यार तुम लोग पढ़ सकते हो, है ना, सीएमए कर रहे हो, तुम लोग को मीनिंग समझ में आ जाएगी। मैंने तुमको मेजर मीनिंग सबके बता दिए हैं जो एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग हो सके सबके बीच में। वो मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, प्लस वेरिएबल और मतलब इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, तो वही वेरिएबल कॉस्ट जो मैं तुम लोग को बताया था। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर, ठीक है, एक्सपेंसेस अपोज टू द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश एक्सपेंडिचर, सच कॉस्ट रेलेवेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ड्यूरिंग रिसेशन एंड बाय और वेदर टू मेक और बाय डिसीजन। तो मेक और बाय डिसीजन में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग को एक्चुअल में बाहर वाले को पेमेंट करना होता है। तो उसको जितना पेमेंट कर रहे हैं क्या उतने में हम लोग बना सकते हैं क्या, अगर बना सकते हैं तो हम बनाएंगे, ठीक है, और अगर पेमेंट करने से फायदा हो रहा है तो पेमेंट करके खरीद के बेचेंगे, और अगर बनाने से बेचने में फायदा हो रहा है तो बना के बेचेंगे। तो बाय और मेक डिसीजन में हमको हेल्प करता है। डिफरेंशियल कॉस्ट में बोला था कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाता है। ये इंक्रीमेंटल हो सकता है अगर बढ़ा तो, और डिक्रीमेंटल हो सकता है अगर कम हुआ तो। संक कॉस्ट इज इरिकवरेबल कॉस्ट कॉस्ट बाय कंप्लीट अबेंडनमेंट ऑफ प्लांट। मैं बोला ना ऐसा खर्चा जो हो गया जो अब रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द अबंडन प्लांट्स लेस सैवेज वैल्यू, सैवेज वैल्यू मतलब जितने में वो बिकेगा, सैवेज वैल्यू का मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू मतलब जितने में वो प्लांट बिकेगा, ठीक है। तो जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है माइनस सैल्वेज वैल्यू करो तो दैट इज संक कॉस्ट, ठीक है। इम्प्यूटेड कॉस्ट में तुम लोग को बता दिया हूं, ठीक है। दिस कॉस्ट नोशनल नेचर डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट आउटले, ठीक है। डिफाइन नोशनल कॉस्ट द वैल्यू ऑफ बेनिफिट वेयर इज नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड, ठीक है, मतलब हम लोग जो अपना पर्सनल देते हैं अपने बिजनेस को दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैक्सिमम अल्टरनेटिव अर्निंग माइट बी अर्न इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और सर्विस हैव बीन पुट टू सम अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में दिया है यहाँ पर, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट it is the cost at which there could be purchase of an asset or material or identical to that which is being replaced or revalued, it is the cost of replacement of current market price, तो वही एसेट को रिप्लेस करना, ठीक है। और अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉस्ट जो हम लोग एक डिपार्टमेंट को अगर डिसकंटिन्यू कर दिए, मान लो एक डिपार्टमेंट को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसको डिसकंटिन्यू करने से वहां का जो फोरमैन था, वहां का जो मैनेजर था, उसको अब मेरे को सैलरी नहीं देना पड़ेगा, तो दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। पर मान लो मैंने एक डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू किया और तो उससे क्या पूरे जो फर्म का पूरे जो कंपनी का जनरल मैनेजर था उसकी सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, अभी भी देनी पड़ेगी, उसकी सैलरी अभी भी देनी पड़ेगी, तो ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो पूरे कंपनी का जनरल मैनेजर है, उसकी सैलरी मैं डिपार्टमेंट डिसकंटिन्यू करूं या नहीं करूं देनी पड़ेगी, तो दैट इज अनअवॉइडेबल। पर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था अब मेरे को उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो दैट इज अवॉइडेबल, ठीक है। तो ये भी तुम लोग रीड कर लेना। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आई थिंक होगा, हाँ मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी इसको समाप्त करके पहुंच जाएंगे अपने कॉस्ट सेंटर के बाद कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट एक साथ एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो वो हम लोग करके कॉस्टिंग हम लोग का बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।